जोहार, द सोरेन शो में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उस मेहमान का परिचय देने से पहले हम उसकी आवाज़ से आपको रूबरू कराएंगे, तारुफ कराएंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि यह आवाज़ किसकी है। शायद आप यह आवाज़ सुनते ही पहचान जाएंगे कि आज हमारे द सोरेन शो के ख़ास मेहमान कौन है। सबसे पहले हम आपकी वो गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं ये गाना सुनेंगे। गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान खोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। पुरखे थे क्या मूर्ख जो जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। तेरी हवस में जल गई धरती, लूट गई हरियाली, मछली मर गए, पंछी उड़ गए, जाने की दिशाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। पानी क्या होगा पानी की हाल, कोयल सूखी, कारो सूखी, सूखी सोबर नेखा, दामोदर बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। वाह, इस गाने को आपने कई आवाज़ में, कई किरदारों में सुना होगा, लेकिन इस गीत के रचयिता, इसके असली गायक है मधु मंसूरी। नमस्कार, द सोरेन शो में मैं सुरेंद्र सोरेन आज मधु मंसूरी हंसमुख से, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख से आपको रूबरू करा रहे हैं। वो हमारे साथ इस शो में हैं और शुरुआत करते हैं इनके उस गाने के मर्म से ही। यह गाना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे जहन में आया कि एक ऐसी गीत लिखी जाए जो यह गीत अमर हो गई? बाबू बड़ी सच बात, मैं ये इस विचारों का गीत, ऐसे उद्देश्यों का गीत बहुत लिखा हूँ, बहुत गाया हूँ, लेकिन इसका स्वर है थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ, इसलिए पूरी दुनिया के लोग इसको चाहा। वरना यहाँ की मूल, झारखंड की नागपुरी भाषा का मूल राग रागनी है, उस राग रागनी में मैंने बहुत सारा गीत लिखा हूँ। ऐसे मैं अपने हाथों से 250 गीत लिखा हूँ। अभी मेरे पास 130 गीत मौजूद है, बाकी गीत मेरा गायब हो गया, इसलिए कि 1982 में मेरा एक डायरी सिद्रोल है नामकोम से आगे, वहाँ खो गया था। मैंने चोरी हो गया, कोई पाया तो देना चाहिए, नहीं दिया। और 2006 ईस्वी में भी एक दूसरी डायरी खो गया या चोरी हो गया, वो नहीं हाथ लगा, इसलिए कुछ गीतें मेरा वैसे भी बॉलीवुड हॉलीवुड में गीतों को, धुन को चुराने की एक पुरानी परंपरा है, और आपके गीत भी, आपकी डायरी भी खो जाती है या चोरी हो जाती है। ये गांव छोड़ब नहीं, इस गीत को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस गीत को लिखने की प्रेरणा एक्चुअली मेघनाथ महतो जो फिल्म निर्माता है, उन्होंने लिख के लाया, बोला दादा इसको आप अपने हिसाब से तराशिए। तो हम बोले
तुरंत नहीं होगा। ये एगो रॉ मटेरियल है, इसको थोड़ा तराशना होगा, वरना इसका राग रागनी उच्चारण दोष बहुत होगा। मैं उसको 15 दिन का टाइम दिया। अब 15 दिन बाद हम उसको काट छाँट अपने हिसाब से किए। फिर उसको गाने में कहाँ उच्चारण दोष हो रहा था, इन सारी बातों को हम सेटिंग किए। उसके बाद मोबाइल से हम उसको बताए 15 दिन बाद, देखो मेघनाथ, मैं इस गीत को अपने हिसाब से इसका स्वर और इसका तराशना जो है सो हम कर लिया हूँ और सब तरह से, अब सुनो मुझसे। तो उसको अच्छा लगा, बोला दादा बहुत अच्छा, अब इसको बॉम्बे में रिकॉर्डिंग करना है। तो बॉम्बे में जाके 7 भवन एरिया समुंदर किनारे एक स्टूडियो में इसको रिकॉर्डिंग कराए। बेंगलोर का एक आदमी रिकॉर्डिंग खर्चा करने वाला था, और वहीं से रिकॉर्डिंग हुआ और वहीं से प्रचार हुआ। मैं 3 दिन बॉम्बे में रहा, तो बॉम्बे में ही मैं इस गीत को चौक चौराहे में बजते सुना, दुकानों में। तो बहुत सारे दुकानों में भीड़ काफ़ी था और वो लोग हमसे अनजान थे और उनके बीच में मैं भी खड़ा होके सुना, लेकिन मैं किसी को कहा नहीं कि मैं इसको गाया हूँ, मैं ही मधु मंसूरी हूँ। ऐसा किसी को हम नहीं बोला। अच्छा मधु मंसूरी जी, आपके जीवन की संघर्ष की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया है, उसमें भी सुना है। एक बार हम अपने ट्राइब टीवी के दर्शकों को भी ये सुनाना चाहेंगे कि वो गीत के बोल आपके जहन में कैसे आते हैं, क्या उसे आपने जिया है, उसकी तरबियत को समझा है, मर्म को समझा है, दर्द को समझा है? किसी दर्द को, किसी घटना को आप सिर्फ यहाँ तक देखिएगा तब वो आपका हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन उसको गहराई से देखिए, उसका बायां दाहिना देखिए, उसका घटना नीचे ऊपर सोचिए। जिसके साथ कोई घटना हुआ, उसका बाल बच्चा होगा, उसको क्या भविष्य होगा, या देश दुनिया की बात है तो देश में नागरिकों की क्या होगी, बेटी बहनों का क्या होगा। अगर एक बाप एक्सीडेंट होकर मर जाता है, अगर वो थोड़ा उम्रदार है, तब तो लगता है कि उसके बच्चे प्रौढ़ हो चुके होंगे, लेकिन एक जवान 30-32 साल का लड़का एक्सीडेंट हो जाता है तो मन को छुएगा कि ज़रूर शादी ब्याह होगा, ज़रूर इसके बीवी बच्चे पत्नी होंगे। तो इस तरह से आप अगर कोई बात को गहराई से मंथन कीजिएगा तो दर्द अनुभव होगा। और वैसे मनोरंजन के जैसा देखिएगा आप, क्या नाम आजकल मने कैमरा से फ़ोटो खींचने लगता है मनोरंजन, तब तो आपको उतना हृदय को नहीं छुएगा। आपका हृदय बड़ा कोमल है, इससे ये पता चलता है कि आप कला प्रेमी तो है ही, विरासत में भी मिली। आपके पिताजी भी अच्छे गाते थे। मेरे पिताजी एक ग्रामीण मजदूर थे, लेकिन नागपुरी लोक के बहुत अच्छे गायक थे, और जो अच्छे गीत गाते थे उन गीतों को हम लोग चुन के बचा के लिख के नहीं रखा। अब समय के साथ उसका पश्चाताप होता है। गांव में अखड़ा की परंपरा कमज़ोर हो गई, अब तो कमज़ोर हो गया। अखड़ा कितना ज़रूरी था हमारे झारखंड के गांवों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी मूलवासी समाज के लिए? अखड़ा सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, या पारहा एक पंचायत है, तो उस गांव में जितने समुदाय हैं पारहा समिति सबको इंसाफ करता है। ये सब राजनीति बाजी है कि पारहा या अखड़ा सिर्फ आदिवासियों का है। माने कोई भी चीज़ एक फूल से एक पूरा माला नहीं बनता है। सारे मनुष्य इस देश के, इस गांव के, इस समाज के फूल हैं, और सबों को के रहने से ही कोई चीज़ एक मजबूती खूबसूरत बगिया बनती है। इस बात को सोचना चाहिए। हमारे गांव में अखड़ा है, अखड़ा में हिंदू, मुस्लिम, उरांव, मुंडा सब नाचे हैं, गाए हैं, अपनी आँखों से देखा हूँ। आपको मैं एक बात बोलूँ, यकीन होगा नहीं, इसी पड़ोसी में एक इस्माइल अंसारी नाम है, अब तो करीब करीब 85-90 साल हो गया। मेरा 74 ईयर्स एज है, मैं वैसा आज तक छो नाचने वाला किसी को नहीं देखा हूँ। आज भी एक मुहावरा है कि नचनिया का नाच तो छूट गया, लेकिन नाच का चलने का एक्शन
शैली नहीं मिटा है। आज भी इस्माइल अंसारी इतना उम्र में आपको देखेगा तो कोई नाचकार हमको देख रहा है। आपको उसके चाल में भी नृत्य नजर आया। चलना भी, देखना भी, बोलना भी, आँखों को बनाना भी आज भी मौजूद है अभी वो आदमी। चलिए, छाऊ को और नागपुरी को जितना आपने जिया है उतना शायद किसी ने नहीं जिया होगा। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। मधु मंसूरी जी कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप भी मत जाइएगा और उनसे फिर से कुछ दिलचस्प बातें और कुछ अच्छी इनकी आवाज़ में इनके गीत सुनेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ है पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, जिनके गीत ना सिर्फ सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, बल्कि मधु मंसूरी ने उन गीतों में जान डाली है, उन गीतों को लिखा है। एक गीत की शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर कर कोरा, जब भी कोई कार्यक्रम बजता है, जब भी लोगों के अंदर एक झारखंडीपन जगाना होता है, तो यह गीत ज़रूर गुनगुनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको वो गीत गाने के लिए गुजारिश करेंगे। नागपुर यानी छोटा नागपुर, झारखंड। कोरा माने माँ की गोद। कोरा ठेठ में हम लोग माँ का गोद को कोरा, जैसे बच्चा चल रहा है, थक गया तो थोड़ा कोरा कर ले, माने गोदी उठा ले। तो नागपुर का कोरा इस राज्य की, इस झारखंड की, इस छोटा नागपुर की गोद में क्या है, कैसे खान पियान है, कैसे रहन सहन है, कैसे पर्व त्यौहार है, कैसे रीझ रंग है, कैसे यहाँ की पहाड़ी नदियाँ मने मचल के चलती है। और यहाँ से गंगा बहुत दूर है, तो हमारे लिए स्वर्णरेखा एक गंगा है नहीं। और यहाँ की लड़कियाँ नदियों में नहा के और बांस का ककई से खड़ा होके नदी के तीर में अपनी बाल झाड़ते हैं, सिरों को ऐसे करते हैं। वो सब देखने लायक। इन्हीं सारी भावनाओं को हम, इन्हीं सब दृश्यों को समेटा है आपने इस गीत में। हाँ। 72 में, 72 में एक बार गुनगुना के सुनाइए, गा के सुनाइए। नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो। चल रे रानी, चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा, चल खेल रे खेल घसरी, खेल बिना इंजन बिना तेल, गाड़ी लोहर दगा मेल, धर धर धरिया चारा, और उड़ेला बघारा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो। हाँ, अगला अंतरा। बाप के तोलंग, बाप के तोलंग आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान, अपन घरे तई काम धर तो कोड़ी छोड़े असाम, ठहर की छोड़ी पतुर बिछे झुबलू छोड़ा, गुलरी गोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा कसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो। गिड़ के घाटा गिड़ के घाटा, गिड़ के घाटा, खुखड़ी उठे बाँस को हरि करिल फूटे, महुआ संगे ते तरिचिया, सोना लखे सिया भूया, होड़ुंग देखी पेलो ढूरे, टूटल प्रीति फिर से जुड़े, सरग सा बसेरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा,
भर लेखो पाका से फूल दींदा समय झूला झूल रे लो। क्या बात है, बहुत शानदार। आपके गाने से मैं 2 सवाल निकाल रहा हूँ चुन करके। एक तो गाड़ी लोहरदगा मेल जब वो नैरो गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील हो रही थी, तो उस वक्त आप लोगों ने एक कार्यक्रम वहाँ शूट किया था। उसमें उस वक्त नहीं पता था कि वहाँ 3 पद्मश्री बैठे हुए हैं, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पद्मश्री मुकुंद नायक और आप पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख। वो इन डॉक्टर रामदयाल मुंडा, चूँकि वो भी बड़े लोक प्रेमी थे, संस्कृत कला प्रेमी थे, बिल्कुल। तो आपको उनकी वक्त की, उनके दौर की इस कला की, संस्कृति की, संगीत की कुछ यादें हो तो साझा कीजिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, मैं, मुकुंद नायक, महावीर नायक, क्षितिश कुमार राय, इस तरह से बहुत सारे लोग ऑल ओवर झारखंड में बहुत समय बिताया हूँ। मुंडा जी के साथ 30 साल समय बिताया हूँ। मुंडा जी जब अमेरिका में थे तो हमसे फ़ोन में बात किया करते थे, अरे तोर से भेंट करे के लिए हम मने झारखंड आवत थी और तो ये नागपुर कर कोरा गाय के हमके जीत ले। ऐसा हंसी मजाक होता था। कि दुर्भाग्य ऐसा कि हम लोग नहीं सोचा था दादा इतना जल्दी हम लोगों से जुदा हो जाएंगे, लेकिन बीमारियां तो किसी को पहचानता नहीं है। किसी पर रहम नहीं करती, और ऊपर वाले का बहुत साथ समय बिताए। हाँ, घर के छोड़ी इतने काम, घर के छोड़ी जाए आसाम करके जो आपके उस अंतरा में वो बोल है, वो विस्थापन के दर्द को या विस्थापन की दशा को दर्शाता है। आप अच्छा ऊंचा सोच तो रखो, अंधविश्वास को तो हटो, अपने राज्य के बारे कुछ सोचो। पूरे दुनिया की मानचित्र में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां खनिज संपदा और भोले भाले मानव संसाधन की कमी नहीं है। धरती के ऊपर मने जैसे कोई बेटी बहन, कोई महिलाएं श्रृंगार करती है, बहुत सारा गहना पहनती है, तो उसी तरह इसके ऊपर पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ एक श्रृंगार की तरह आच्छादित है। इतना बढ़िया राज्य में तुम रहते, संपत्ति रहते भी तुम पलायन करते हो, बहुत दुर्भाग्य है। या तो तुम्हारा गलती है, या तो अगुआ का गलती है, या तो अशिक्षा की गलती है, या तो अंधविश्वास की गलती है, कुछ भी है। देखो, तुम अपने हाथों में कुदाली लो, कांधों में रखो, और बाप का ये जो छोटा सा कपड़ा पहना है, बाप करिया तोलोंग, पूरा शरीर नंगा है, सिर्फ प्रतिष्ठा छिपाने के लिए एक थोड़ा सा कपड़ा पहना है। वो कदम उठाता है तो ऐसे ऐसे डोलता है, वो तुमको डोलता है, मजाक मत करो, वो तुमको आशीर्वाद देता है। मैं यहीं तक सीमित रहा, ये तुमको बहुत आशीर्वाद देगा। इस भावना से हमने इसको इस गीत को लिखा। विस्थापन आपने देखा है, और अभी जब कोरोना काल में मज़दूरों की कितनी तकलीफ़ें वो उन्होंने उठाई, उन सब को देखकर लगता नहीं कि हमारे झारखंड में गांव के लिए, गरीबों के लिए, या गांव जो लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए? जो विस्थापन का या पलायन का समस्या था, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपके बगल में HEC है, देख लीजिए, 8,000 तो बंद होने पर है। 8,000 एकड़ ज़मीन कई गांवों को उजाड़ के विस्थापित करके चंद पैसा देके उनको आप भी उनमें भेज दिया, जाओ अब तुम लोग कहाँ हो, कहाँ। कोई इसका सूद ही लेने वाला नहीं है। कितना करोड़ रुपया खर्च करके, अरबों रुपया खर्च करके बनाया, आज कारखाना भी ख़त्म, ज़मीन भी लुट गया, आदमी भी ख़त्म। आदमी भी ख़त्म। बड़ी बड़ी बात पेपर मीडिया में कभी कभी प्रबंधक लोग बोलता है, लेकिन अपना चरित्र को छिपाने के लिए सब बात बोलता है। अरे दुनिया का हर मने कल कारखाना में यूनियनबाजी रहता है, लेकिन यही HEC एक ऐसा प्रतिष्ठान हुआ जहां 20-21 गो यूनियन का गुट रहा। बोलिए ज़रा। यूनियन ने खा गया यूनियन लोग।
और आपको हम बता देते हैं, ये कटहर चौक है, उस एरिया में सिमलिया का और पुंदाक का और बजराबरी यातू ITI है ना, वहाँ का GM लैंड हज़ारों एकड़। GM लैंड को लूट खसोट या बैक डेट से जाली हुक्मनामा बनाने के लिए वहाँ अटेंडेंस बनाता था अपना विभाग में, और यहाँ ज़मीन दलाली करने आता था। ये कटहर चौक, और वहाँ भारती का होटल और सरदार केसर सिंह का होटल एक मेला के जैसा रहता था। ये अपनी आंखों से देखा है, मेरा गांव की बात है। आज सब GM लाइन भी लूट गया, कारखाना का ज़मीन भी लूट गया, और यहाँ के भोले भाले के लोगों को हरमू कॉलोनी बना दिया, और वहाँ के लोगों को, ख़ानदानी लोगों को हटा दिया। यहाँ के लोगों का ज़मीन अशोक नगर छीन ले लिया और वहाँ के लोगों को हटा दिया, है ना। तो इस तरह से कॉलोनी बनाओ, पुरानी आबादी को मिटाओ, उसके लिए ऐसे करो वैसे करो, बड़े बड़े उसके लिए रोड बनाओ। दो तरह के आंदोलन चले हमारे झारखंड में। एक आंदोलन तो क्रांतिकारी आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। दोनों का मकसद था झारखंड को बचाना, झारखंडियों को बचाना। क्या कामयाबी मिली, कितनी कामयाबी मिली? देखिए, अलग राज तो हो गया, चाहे जिस परिस्थिति में हुआ और जिसका देन हुआ, लेकिन कोई माँ का लाल अकेले अलग राज प्राप्त नहीं किया है। कितना बलिदान हुए हैं, कितना समय शक्ति पैसा बर्बाद किए हैं। हाँ, हम स्वयं मैंने 66 साल सांस्कृतिक मंच के माध्यम से अलग राज का आंदोलन गीत गाया हूँ, लिखा हूँ। पेपर मीडिया में भी आया है कि झारखंड आंदोलन का सर्वाधिक गीत मधु मंसूरी हंसमुख ने लिखा और गाया है, ऐसा मेरे पास प्रमाण है। वो भी सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब बात आंदोलन की आएगी। आंदोलन में कुछ लोग क्रांतिकारी आंदोलन या विध्वंसकारी आंदोलन, विध्वंसकारी कह सकते हैं वो उसे, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, थोड़ा अलग अंदाज में उसे समझिएगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद सांस्कृतिक आंदोलन के प्रणेता रहे मधु मंसूरी हमारे साथ हैं। उनसे सुनेंगे कि आंदोलन में इनके गीत कैसे लोगों को जगाते थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और इस द सोरेन शो में आज हमारे मेहमान हैं मधु मंसूरी, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख। झारखंड आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन शायद ही लोग इन्हें आंदोलनकारी के रूप में समझते होंगे या देखते होंगे, क्योंकि आंदोलनकारी का मतलब होता है कि धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालना। ऐसा आम धारणा है लोगों को कि या जो जेल जाते हैं वही आंदोलनकारी हैं, लेकिन जो जेल नहीं जाते हैं वो आंदोलनकारी नहीं है। मधु मंसूरी जी कभी जेल नहीं गए होंगे आप? शायद गए हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए। चलिए, ये परिपाटी भी आपने आपको बोल देता हूँ, 10 अगस्त 1992 को हम 9 दिन के लिए या 10 दिन के लिए जेल गए थे। हाँ। तो लोगों ने रिसर्च में लिखा है मधु मंसूरी सांस्कृतिक मंच के राजकुमार हैं। हाँ। और जब हम 10 दिन के लिए या 9 दिन के लिए जेल गए थे ना, तो जेल घेरे के अंदर हम राजकुमार थे। तब तो दिन भर लोग आपके चारों ओर घिरे रहते होंगे। वहाँ पर 2100 आदमी जेहली लोग था। हाँ। जिसमें 1600 जेहली लोग वहाँ जो बंद थे किसी भी कारण से। हाँ। वो लोग मुझे घेरे रहते थे। हाँ। कौन सा जेल था? रांची जेल में। रांची जेल घेरे। किस जुर्म में गए थे? आंदोलन के जुर्म में ही? झारखंड आंदोलन। बैंक मैनेजर मैंने गाँव में काम करता था घूम घूम के, तो कुछ गलत धांधली किया था तो हम उसको 2 थप्पड़ मार दिए थे। अच्छा, वो था। तो इसलिए जेल। अच्छा, मतलब झारखंड आंदोलन से उसका ताल्लुक नहीं था। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन झारखंड आंदोलन में भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। आपके गीत आंदोलन के थकान को दूर करते थे, आंदोलन में नया जोश और जज्बा पैदा करता था। आंदोलन की वो दौर की कुछ यादें सुनाइए, कुछ संस्मरण बताइए। झारखंड आंदोलन का पहला गीत मैं 10 दिसंबर 1960 ईस्वी खूंटी में गाया था। तब मेरा उम्र 12 साल था। वहाँ तक हम कभी गए नहीं थे, लेकिन लाल रणविजय नाथ शाहदेव झारखंड पार्टी के जो थे वो हमको लेके गए थे।
और वहाँ जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, लाल विजय नाथ साधव आदि आदि बहुत सारे लोग थे। तो जाड़े का दिन था, इसलिए कभी कभी कंबल ओढ़ा के भी हमको लाल विजय नाथ साधव बैठा के रखते थे। उन्होंने मुझको गवाया था गीत झारखंड आंदोलन का। तो हमने पहला 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए थे। और गीत का बोल है, पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और आज अधिकारियों के ग़ुलाम हैं। 60 में भी वही हालत थे जो 2021 में है। इसलिए गांव के मंगरा, बुधवा, सुखना, दुखना सारे लोग चलो अब इस आंदोलन को अलग राज के लिए, नहीं तो तुम्हारा दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आज भी नहीं है परिवर्तन, नहीं है, एकदम परिवर्तन नहीं है। निराशा होती है आप जैसे हाँ, एकदम। हम आंदोलनकारी तो को? कोई करे चाहे नहीं करे, हम तो निराशा, और बड़ी स्वाभिमानी से हम बोलता हूँ कि मैं आज तक 66 साल सांस्कृतिक मंच में रहा, किसी के साथ कोई छल कपट दांव पेच नहीं किया, वरना हमको दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक देता। इसलिए मैं कसक मसक कर रह गया, भूख प्यासा रह गया, लेकिन किसी का छल कपट कोई दांव पेच नहीं किया और नहीं करूँगा। झारखंड बनने के बाद मधु मंसूरी को कितना पहचाना लोगों ने, यानी सत्ता ने, सरकार ने, अधिकारियों ने, कि झारखंड बनाने में आपकी भी भूमिका है? देखिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ शुरुआती से रहे, माने राजनीतिक पार्टी के हिसाब से, आज भी उनके साथ है। अभी तो माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वो भी प्यार देता है। शिबू सोरेन से तो मेरा संबंध केदला कोलोरी में 1976 में हुआ था। उन्होंने कहा था, जब हम गा रहे थे गीत, रोकले बेईमानी चल भाया सीना दानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक आपन डटी मांगा छोड़ना मैदान, लहू रंग रंग देवा अपन विधान, हक आपन डटी मांगा छोड़ना मैदान, लहू रंग रंग देवा अपन विधान। शायर सुर सपूत कायरा कूर कपूत, एकता के धर हाथे तीर कमान, बिरसा के जस लागी जागिरे मासान, लहू रंग रंग देवा अपना विधान। ये गीत हम गा रहे हैं। और तीर कमान जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान भी बन गई, चुनावी चिन्ह भी बन गया, सब कुछ बन माननीय गया। आदरणीय गुरुजी मेरे करीब आए, बोला, एहो मंसूरी साहब, वो हमसे नागपुरी में ही बात करते हैं सदा से, हमार तीर कर धार और गीत कर धार अलग राइज लेके रही हो, ये बोले थे। आज तक संबंध बना है, बना रहेगा। और झारखंड भी मिल गया। झारखंड को जब आप देखते हैं कलाकार के नज़रिए से, तो कितनी झारखंडी कला को कितना मान सम्मान मिल पाया झारखंड में? देखिए, मैं आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। कला संस्कृति कलाकारों को सिर्फ गाने बजाने वाला एक मात्र लोग बना लिया, सोच लिया। किसी को सम्मान देना है, चलो नाचने गाने बेटी बहनों के लड़कों के साथ में। कितने लोग आए हो, 15-20 आदमी आए हैं। आजकल तो 15-20 हज़ार रुपया भी दे देता है, पहले तो मुश्किल से खाना पीना भाड़ा भूता देता था। यहीं तक सीमित है। कलाकारों का नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लगा। बहुत कलाकार हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं है सो नहीं। मतलब खिलाड़ियों को पहचान मिल जाता है, उनको कलाकारों को नहीं मिलता है। हाँ। साहित्यकारों को, कलाकारों को ये सब नहीं मिलता है। इनको तो कलाकारों को, साहित्यकारों को राज्यसभा का सांसद बना के भेजना चाहिए। पहले जो परंपरा था, आज तो अपने बेटा भतीजा को लोग सांसद बना के भेजते हैं। सही बात है, ये गलत नहीं है। हर सरकारी कार्यक्रम में जब भी कोई बड़ा अतिथि आता है, या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, या कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन हो,
तो एक सांस्कृतिक दल को उनके स्वागत के लिए वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन उनके हालात आपसे भी छुपे हुए नहीं है, मुझसे भी छुपे नहीं हुए हैं। बस वहाँ ढोल नागड़ा बजा दो, इसके बाद फिर वो जुलूस और सभा के बाद जो हालात कुर्सियों के होते हैं वैसे ही उनके हालात हो जाते हैं। कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं मिलती। कुछ नहीं, बेकार। देखिए, एक सरकारी कलाकार में नौकरी में बहाली होता था सूचना जनसंपर्क विभाग में। मुकुंद नायक उसी में आरक्षण में था और फिट कैंडिडेट था। क्षितिज कुमार राय, इस तरह से बहुत सारे लोग विभिन्न सिमडेगा में, रांची में, गुमला में, हर जगह। ये लोग रिटायर हुआ तो उसमें लगा कि ताला लग गया। अब ये लोग क्या किया, लेकिन मुकुंद नायक तो बहुत फिट और क्षितिज कुमार राय भी बहुत फिट। बाकी कलाकार क्या किया, जो सरकार लॉक कर दिया। अभी 500 कलाकार बहाली हो सकते हैं दुमका में, माने 24 जिला में, सब डिवीज़न में। कौन इसके बारे में सोचता है? कोई नहीं। कला भवन की निर्माण की बात थी, 1-1.5 दशक से मैं खुद सुन रहा हूँ कि कला भवन, कला सांस्कृतिक भवन होगा या कला केंद्र बनेगा जहाँ हर जनजातियों के कलाओं का प्रदर्शन होगा। ना सिर्फ गीत संगीत बल्कि हर तरह की कला उसमें शामिल की जाएगी। आप लोगों ने भी कुछ पहल की थी इसकी? देखिए, मैं तो एक झारखंड सांस्कृतिक संस्थान चलाता हूँ। कलाकारों को यहीं समय समय बुलाता हूँ। साल भर हो रहा है, एक बड़ा गैदरिंग हम यहाँ बड़े विद्वान जनों को सबको बुला के किए थे, थ्योरी के रूप में, गाने बजाने के रूप में नहीं। तो ये कोरोना वगैरह आया तो इन साल मैं नहीं किया। तो कला संस्कृति का बारे तो मैं कई बार लिख के दिया हूँ कि अब मैं हमारे गांव के जो बचा हुआ जीएम लैंड है बेचने नहीं दूंगा, हम बेचने नहीं दूंगा। अब यहाँ मेरे गांव के खेल मैदान, मेरे गांव में हॉस्पिटल, मेरे गांव में भूमिहीनों को चाहिए, मेरे गांव में एक कॉलेज, हाई स्कूल, ये सब चाहिए। अब हम जीएम लैंड आपको बेचने नहीं दूंगा। बैक डेट से जाली हुक्मनामा बना के कल परसों अभी एकदम 8 गो बंदूक, 11 गो गाड़ी लेके पूर्व जमींदार के वंशज आए मेरे घर में। यहाँ कल परसों की बात है। बोले हम लोग जितना ज़मीन बंदोबस्त नहीं किए हैं, हम लोग का नाम से लोग उतना अधिक हुक्मनामा बनाया हुआ है। हम लोग तो ज़मीन नहीं दिए हैं, उनके पास जाली हुक्मनामा है। कहीं ना कहीं मेरे भी लोग धूर्त किया होगा, लोग छिप के। यानी अब संगीतों के ज़रिए नहीं, बल्कि मतलब गीत और संगीत के ज़रिए नहीं, अब सीधी लड़ाई लड़ेंगे आप जल जंगल ज़मीन के बचाने के लिए। बिल्कुल हम लड़ेंगे। और अगला साल 30 सितंबर को पेपर मीडिया में एक बात आया था, प्रफुल्ल कुमार जयंती का जस्ट दूसरा दिन। हम कहा था, तुम कहते हो हम साल का पेड़ों को पूजा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तुम स्वार्थ के लिए ये बात बोलते हो। जाके देखो बेड़ो बाज़ार, जाके देखो सीसई और गुमला बाज़ार, जाके देखो चाईबासा, चकलधरपुर और खूटी बाज़ार, सारा इतना मोटा मोटा साल का पेड़ों को काट के इतना बड़ा बड़ा पीस के हाट में बाज़ार में बेचते हो, अब कहते हो कि हम पूजा करते हैं। आज छोड़ो, आओ अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। पेड़ों को काट के जलावन बेचना बंद करो, और नहीं तो तुम्हारा पूजा सही में पूजा नहीं है। लोगों ने बहुत समर्थन भी किया। अच्छा, एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का मधु मंसूरी जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद जब हम पहुंचेंगे तो ये जानेंगे कि मधु मंसूरी को अब इस झारखंड की भाषाई आंदोलन में कितनी दिलचस्पी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो ट्राइब टीवी में। मैं मधु मंसूरी जी के साथ हूँ, पद्मश्री मधु मंसूरी जी, और नागपुरी भाषा की जितनी सेवा इन्होंने की है शायद उस तबके ने भी नहीं की होगी, क्योंकि यह भाषा नागपुरी पूरे नागपुर में, छोटा नागपुर में बोली जाती है। और
इस भाषा ने एक अलग पहचान बनाई और इसमें मधु मंसूरी की भी एक बड़ी अहम भूमिका है। इस वक्त राज्य में, झारखंड में भाषाओं का आंदोलन चल रहा है, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मैं एक बात और बड़ी पक्की बात बोल रहा हूँ। जिन भाइयों ने बिहार वगैरह वगैरह से या यूपी से या कहीं से आके यहाँ बसा है, वो लोग अब इतना संख्या में हैं कि वो लोग अब अपनी कला संस्कृति, अपना भाषा बानी का आवाज़ उठा रहा है। तो हमारे पूर्वज कहे थे कि दोना देना लेकिन कोना मत देना। तो तुम तो ऑलरेडी उसको रैयत बसा लिए हो। अब दुनिया जब तक रहेगा वो तुम्हारा रैयत और तुम्हारा पड़ोसी के रूप में रहेगा। होना तो चाहिए 9 भाषा के अलावा 10वां भाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों ने ज़मीन दे के बसाया है वो लोग अब विचार करें, और इस राज्य को चलाने वाले लोग विचार करें कि तुम ज़मीन दे के बसाया क्यों? क्या यहाँ आदमी का कमी था? तुम तो उसको बसाने के लिए कॉलोनी बनाया, यहाँ के ख़ानदानी आदमियों को उजाड़ के नई आबादी बसा। अब तुम विचार करो, हमारा तो औकात नहीं है विरोध करने का, अब तुम समझो। अच्छा, जिन 9 भाषाओं की बात आपने की, उन 9 भाषाओं की हालत भी बड़ी ख़राब है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है, वहाँ प्रोफेसरों की नियुक्ति ही नहीं हो रही है। जी, शुरुआत से लेकर आज तक नहीं हुआ है। अभी हाल के दिनों में हम वो जो कोकर में राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय है, वहाँ VC साहब से रिक्वेस्ट, जो कामनी कुमार हैं, उनसे अनुरोध किया था कि कुछ कॉलेज की लड़कियाँ लड़के लोग हमको फ़ोन करते हैं राग रागनी के बारे, और कुछ लड़के कहते हैं जूनियर प्रोफेसर लोग कि हम लोग का गाइड नहीं है सर, इसलिए सीनियर प्रोफेसरों को माने प्रमोशन दिया जाए ताकि एक प्रोफेसर के पास 8 आदमी गाइड होते हैं, उनके अधीन में 8 लोग PhD करते हैं। तो अगर प्रमोशन होगा तो एक प्रोफेसर के पास 12 जूनियर प्रोफेसर PhD करेंगे, वो गाइड होंगे। ये बात हमने उनको बोला तो बोला कलाकारों, आपके जैसे कलाकारों को विद्यालयों में शब्दों की जानकारी के लिए और राग रागनी की जानकारी के लिए बहाली होना चाहिए। और आपने प्रश्न डाला, आपका प्रश्न स्वीकार लायक है। मैं बहुत जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। और एक प्रोफेसर हैं वहाँ के राम लखन सिंह यादव के बरियातू के, उनका नाम भूला, खालिक अहमद, उसको बोला तुम इसका प्रक्रिया बनाओ, बायोडाटा, इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है, लोगों की दिलचस्पी नहीं है, मतलब सत्ता की दिलचस्पी नहीं है कि वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को प्रमोट करे, ना इसकी कला की तरफ उनका ध्यान है, ना ही उनकी भाषा विकास की तरफ ध्यान है? आपकी तो पूरी जीवन की पूंजी ही यही है। देखिए, आपका कहना बहुत दुरुस्त है। अगर हमारा गार्जियन ही हमारे प्रति, हमारा भाषा बानी, हमारा राग रागनी, हमारा कला संस्कृति, कलाकारों के हक में अगर ध्यान नहीं देंगे तो व्यक्तिगत आदमी कितना दिन इसको ढो सकता है या प्रभावशाली बना सकता है। और जब मंत्रालय है, कला संस्कृति मंत्रालय, तो मंत्रालय सिर्फ तलब तनख्वाह TA DA पेंशन के लिए तो नहीं है। जी, कोई निदेशक नाचता है क्या, बजाता है क्या, गाता है क्या? वहाँ तो निदेशक ही होना चाहिए, गाने बजाने नाचने लिखने वाले। तो वहाँ तो दूसरे लोग होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स निदेशक जो होते हैं या डायरेक्टर जो होते हैं, वो कभी हॉकी या फुटबॉल नहीं खेलते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो हो जाते हैं। तो उसी तरह कला संस्कृति, तब अगर ऐसे लोग होते वहाँ या उन पदों पर होते, तब शायद कोई सुधार या कोई क्रांति की बात की जा सकती, बदलाव की बात की जा सकती थी। और तो एक बड़ी बात, जब आपने प्रश्न किया तक आज तक कोई दस्तावेजी का काम नहीं हुआ। माने
प्रभावशाली और अच्छे विद्वान कलाकारों का, गीतकारों का गीतों को कलेक्शन करके उसका किताब छपवाना, उनके राग रागनी के जानकारों का रिकॉर्डिंग करना, ये सब होगा तब ना दस्तावेज होगी। सही बात है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में तक ये नहीं है। यहाँ के रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज के गीत संगीत को संग्रह करके रखना। 1978 को हम एक बार साइकिल से एक जगह से आ रहे थे, तो शाम का समय था, रास्ते में बहुत भीड़ एक जगह जमा था। तो हम देखिए कहाँ भीड़ हुआ है, एक्सीडेंट होगा, कहाँ होगा, और वही भीड़ के करीब से हमको गुजरना था। और वो भीड़ था एक गीत को सुनने के लिए, रांची आकाशवाणी से बज रहा था नागपुर का कोरा नदी नाला टकाटू को, 1978 की बात है। तो हमको तो मालूम नहीं था, वो रेडियो में बज रहा था शाम के समय में, मैंने विविध का कहते हैं आकाशवाणी रांची से। तो जैसे हम पहुँचे ना साइकिल में, वैसे कुछ लड़के लोग मेरा साइकिल का हैंडल को पकड़ लिया और बोला अरे यह दखन यह गाय है, यह गाय है करके पकड़ लिया और उतरे। हम भी सुने। आज उसको हमने एक दिन बोला क्या मैं 1978 ईस्वी में गाया था नागपुर का कोरा, उसका रिकॉर्ड है? आज नहीं है। मैंने मतलब क्या, बेहद अफसोस की बात है। हाँ, जुलाई 1957 को आकाशवाणी बना था। उस दिन भी हम बाल कलाकार के रूप में थे, लेकिन प्रोग्राम नहीं हुआ था इसलिए कि समय का अभाव था। लेकिन एक आदमी पांडे वीरेंद्रनाथ राय का प्रोग्राम हुआ था नागपुरी में, हम थे। हमको सलीम नाम करके एक आदमी ले गया था। क्या बात है। इतनी शोहरत, इतनी ऊंचाइयाँ, इतनी बुलंदियाँ मिली आपको ज़िंदगी में। 74 साल की उम्र तक आते आते आपको पद्मश्री भी मिल गया। ज़िंदगी में कोई मलाल रह गई आपकी कि जो आप नहीं कर पाए, कुछ छूट गया? जी, मेरा घर देखिए, मैं देश दुनिया का लोग कहता है बड़ा कलाकार है, मेरा घर देखिए। ये बात का समय के साथ मलाल नहीं लगेगा। मुझको लोग नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे बोलता होगा। एक मेरे 4 पढ़े लिखे लड़का हैं, हम इनका हक सांस्कृतिक मंच में डुबाया है। हम सरकारी नौकरी करते थे, उसको लात मार दिए। लाल स्याही का दाग मेरे रजिस्टर 2 में रहता था। नौकरी से टर्मिनेट करने के समय आ गया। हमने AR की दुबई गवर्नर के पास गया, उन्होंने CMD को, मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया। हमने जगन्नाथ मिश्रा के पास गया, उन्होंने फ़ोन किया। मैं कला संस्कृति खेल कूद का मंत्री जो अर्जुन विक्रम शाह था बिहार सरकार में, वो लेटर लिख के दिया। तब चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाया, अब बोला इसको हम लोग क्या टर्मिनेट करेंगे, ये हम लोग को टर्मिनेट कर देगा। इसलिए कब आता है, क्या करता है, खोज पूछ मत करो, अलग से इसको स्पेशल लीव दे दो, और ताकि ये अपसेंट ना रहे। उसके बाद में भी हम गायब रहते थे। आपको यकीन नहीं होगा, करीब करीब 5000 मंच में हम गीत गाए हैं। अरे डायरी मेंटेन नहीं है, लेकिन वो समय और वो गांव याद है। जी। पद्मश्री मिलते मिलते आपको 74 साल का उम्र हो गया। ये सम्मान आपको देर से मिली? हाँ, देर से तो मिली है। ये पहचान, ये सम्मान बहुत पहले से चर्चा था, लेकिन बहुत देर से मिला है। अब क्यों ऐसा हुआ, किसी को छोटा बात बोलने का हक नहीं है। लेकिन हमको पद्मश्री जब इसी में टांग रहे थे राष्ट्रपति, तो हमको बोले कि हजारों लाखों आया, लेकिन मधु मंसूरी हसमुख नहीं आया था। इतना प्यारा सा नाम, और ऊंचाई में जाइए, इतना बात हमको बोला था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बातचीत के लिए, जो आपने वक्त दिया, अपनी आवाज़ दी, अपनी प्रेरणा और अपने उद्बोधन दिए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो असली कलाकार के हालात ऐसे ही होते हैं। एक छोटे से मकान में ये अपने परिवार के साथ रहते हैं, ना बहुत बड़ी शख्सियत है, ना बहुत इनके पास पैसा है, लेकिन है असली कलाकार, असली कला के साधक। और शायद यही वजह है कि तरक्की और पहचान इनको सम्मान के रूप में मिली
और यह सम्मान पद्मश्री के रूप में इनके घर आया, इनकी झोली आई। आज के लिए बस इतना ही। एक फिर अगले नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।